हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट शुरू कर दिया गया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन मॉक टेस्ट का जितना भी पार्ट आता है आपको भूलकर भी एक भी पार्ट मिस नहीं करना है, क्योंकि इन मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस रखे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के हैं। और एक चीज़ मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ कि यदि इन सारे मॉक टेस्ट को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी तैयारी में 4 चांद लगने वाला है। तो देर ना करते हुए चलिए आज के इस जीके मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्लास के अंत तक बने रहेगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूट ना सके। बाकी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मॉक टेस्ट सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस मॉक टेस्ट का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में हर बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। तो आपको याद होगा कि आपको शुरू से पढ़ाया जा रहा है कि जो मोहनजोदड़ो है वो आपके भारत में नहीं पड़ता है, जबकि पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में पड़ता है मोहनजोदड़ो। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। और आप में से जितने भी कैंडिडेट मुझे देख रहे हैं, आप में से कोई भी नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है। ऑलमोस्ट हर बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा पूजा जाने वाला प्रमुख पुरुष देवता कौन था? 10 वर्ष से ऊपर आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता है तो कुछ नहीं पता होगा। तो सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा पूजा जाने वाला प्रमुख देवता कौन था? ऑप्शन नंबर ए आदि शिव, ऑप्शन नंबर बी विष्णु, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मा और ऑप्शन नंबर डी है इंद्र। तो सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा पूजा जाने वाला विशेष पुरुष देवता कौन था? तो वो थे आपके आदि शिव। कौन थे? आदि शिव। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झेलम और चेनाब नदी के मध्य विस्तृत राज्य का शासक कौन था? तो झेलम और चेनाब नदी के बीच में जो राज्य विस्तृत था, फैला हुआ था, उसका शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए सिकंदर महान, ऑप्शन नंबर बी डेरियस थर्ड, ऑप्शन नंबर सी पोरस और ऑप्शन नंबर डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो कौन था? तो याद रखिएगा, जो साम्राज्य झेलम और चेनाब नदी के बीच में मध्य में विस्तृत था, फैला हुआ था, उसका शासक था पोरस। ठीक है, याद कर लीजिएगा कौन सा था? पोरस था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 बार से ऊपर पूछा जा चुका है। तो आप में से कोई नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया है। क्वेश्चन देखिए, आर्यों की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी बंगाली, ऑप्शन नंबर सी पंजाबी और ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। तो आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। तो आर्य संस्कृत भाषा बोलते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक किस देवता की आकृतियां उत्कीर्ण हुई हैं? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक किस देवता की मूर्तियां पाई गई हैं, आकृतियां पाई गई हैं? ऑप्शन नंबर ए हाथी, ऑप्शन नंबर बी गाय, ऑप्शन नंबर सी एक सिंगी बैल और ऑप्शन नंबर डी है बाघ। तो किसकी जो है आकृतियां सबसे ज्यादा उत्कीर्ण की गई हैं हड़प्पा सभ्यता में? जरा बताइए मुझे। वो पाई गई हैं एक सिंगी बैल का, यानी एक सिंग वाले बैल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक स्थापित रहा? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे लंबे समय तक चलने वाला साम्राज्य कौन सा इनमें से? ऑप्शन नंबर ए पाल वंश, ऑप्शन नंबर बी प्रतिहार, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट और ऑप्शन नंबर डी सेन वंश। तो इनमें से कौन सा साम्राज्य जो है सबसे लंबा चला है, जरा बताइएगा मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इनमें से जो राष्ट्रकूट है ना, ये साम्राज्य सबसे अधिक चला है। ठीक है, तो राष्ट्रकूट साम्राज्य जो है सबसे लंबा समय तक स्थापित रहने वाला साम्राज्य है। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा पद मुख्यमंत्री संभालता है? देखिए, पॉलिटिकल साइंस से बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए आ गया है। तो इनमें से कौन सा पद मुख्यमंत्री संभालता है? ऑप्शन नंबर ए है राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन सा पद मुख्यमंत्री संभालता है, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इनमें से जो है उपयुक्त सभी पद जो है मुख्यमंत्री को संभालने को लिए दिया जाता है। कौन कौन सा? सबसे पहला है कि जो मुख्यमंत्री होता है किसी भी राज्य का, वो राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, साथ में राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है और साथ में राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता भी होता है। याद कर लीजिएगा, तीनों सही है। ठीक है, और कभी कभी मान लीजिए यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, इनमें से कोई एक ऑप्शन भी दिया हो ना, तो आपको तीनों ऑप्शन याद करना पड़ेगा कि आप वहां पे सही ऑप्शन लगा सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है? ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल के प्रति, ऑप्शन नंबर बी विधानसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर सी विधान परिषद के प्रति और ऑप्शन नंबर डी राज्य विधानमंडल के प्रति। तो राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है जरा बताइए मुझे। तो वो जिम्मेदार होती है आपके विधानसभा के प्रति। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है राज्य मंत्रिपरिषद। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न हमारा मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मुख्यमंत्री का वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? इनमें से चारों ऑप्शन में से राज्यपाल या फिर राज्य विधानमंडल, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन नंबर डी संसद। तो मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो वो किया जाता है राज्य विधानमंडल द्वारा। किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल द्वारा। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो राज्य विधानमंडल मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसको राज्यपाल द्वारा चुना जाता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इनमें से किसे जो है राज्यपाल द्वारा चुना जाता है? क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। निम्न में से किसको राज्यपाल द्वारा चुना जाता है? ऑप्शन है ए राज्य के महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर बी लोक सेवा आयोग के जो है सदस्यों को, या फिर ऑप्शन नंबर सी राज्य निर्वाचन आयुक्त को, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी को। तो मैं आपको बता देता हूं कि इनमें से तीनों को जो है राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, चुना जाता है। ठीक है, किसको किसको देख लीजिए, राज्य के महाधिवक्ता को, ठीक है, फिर लोक सेवा आयोग के जो भी सदस्य होते हैं उनको कौन चुनता है? राज्यपाल चुनता है। ठीक है, या फिर राज्य निर्वाचन आयुक्त के जो लोग होते हैं उनको भी जो है कौन चुनता है? राज्यपाल ही चुनता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। याद कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस देखिए क्या है ना कि ये हर जगह पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। जरूरी नहीं है कि यदि आपके एग्जाम में ही सिर्फ आए, ये आपके किसी भी एग्जाम में आते हैं। यदि आपको याद रहता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी वित्तीय शक्ति राज्यपाल के पास है? तो इनमें से कौन सी वित्तीय शक्ति जो है राज्यपाल के पास है? ऑप्शन नंबर ए बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखवाना, ऑप्शन नंबर बी धन विधेयक को सहमति देना, ऑप्शन नंबर सी राज्य में वित्तीय आयोग का गठन करना और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो मैं आपको बता देता हूं कि इनमें से ये जो तीन ऑप्शन है ना, ठीक है, ये तीनों क्या होता है कि राज्यपाल को जो है वित्तीय शक्ति ये दी गई है कि इन तीनों पे जो है वो फैसला ले सकता है। सबसे पहला क्या है? बजट को राज्य विधानसभा मंडल के सामने रखना। ठीक है, दूसरा धन विधेयक को सहमति देना, राज्यपाल ही जो है धन विधेयक को सहमति दे सकता है, और साथ में राज्य में वित्तीय आयोग का गठन करना भी जो है राज्यपाल के ही अंडर में आता है। ठीक ना, याद कर लीजिएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? ऑप्शन नंबर ए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, या फिर ऑप्शन नंबर बी राज्य विधानसभा के जो है निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, ऑप्शन नंबर सी सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है जरा बताइएगा मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ वही लोग भाग ले सकते हैं जो संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य हों। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, संसद के जो है सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? यदि राष्ट्रपति का पद जो है अगर खाली कराना है तो हम किस तरीके से खाली करवा सकते हैं? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए कार्यकाल समाप्त होने पर, ऑप्शन नंबर बी त्यागपत्र देने पर, या फिर ऑप्शन नंबर सी सिर्फ महाभियोग शुरू होने पर, और ऑप्शन नंबर डी केवल ए और बी। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, ए एंड बी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि अगर राष्ट्रपति को जो है आप उसका जो है पद खाली करवाना चाहते हैं तो सिर्फ दो ही तरीकों से संभव है। सबसे पहला तरीका है आपका, या तो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाए तब, या फिर वो खुद अपने त्यागपत्र दे दे तब। ठीक है, तो महाभियोग नहीं चलाया जा सकता राष्ट्रपति के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। तो नीति आयोग की स्थापना, देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 बार से ऊपर आ चुका है, कोई नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ऑलमोस्ट नीति आयोग से जो है हर बार क्वेश्चन आते हैं, हर बार क्वेश्चन जो है नीति आयोग से होते ही होते हैं। तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 2015, ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी 2016, ऑप्शन सी 14 मई 2014, और ऑप्शन नंबर डी 1 जुलाई 2015। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूं, जो नीति आयोग की स्थापना हुई है वो 1 जनवरी 2015 को हुई। ठीक है, याद कर लीजिएगा कब हुई है, 1 जनवरी 2015। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। देखिए ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आ गए हैं, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें से जो है, सॉरी घाटी नहीं है, नदी है, तो इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, तो इनमें से जो आपकी नर्मदा नदी है ना, वो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप भी इन सारे क्वेश्चंस को करते रहिएगा। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। तो लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका मणिपुर। तो जो आपका लोकटक झील है वो कहाँ पे स्थित है, वो आपका मणिपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो हरित क्रांति के जनक विश्व में किसे माना जाता है, ठीक है, तो हरित क्रांति के जनक कौन है, आपके नॉर्मन बोरलॉग हैं। कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट हर बार आता ही आता है, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ी निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जब मैं डिटेल स्टडी करा रहा था नेवी और एयरफोर्स का जीके का, उसमें मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। तो जो आपका शिवालिका पहाड़ी है वो निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है, जरा बताइए मुझे। ऑप्शन नंबर ए अरावली, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम घाट, ऑप्शन नंबर सी हिमालय, या फिर ऑप्शन नंबर डी सतपुरा का। तो शिवालिक पहाड़ी निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है, तो वो है आपका हिमालय का हिस्सा। ठीक है, तो शिवालिक पहाड़ी हिमालय का हिस्सा है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं स्टूडेंट्स की, अनअकैडमी का जो प्लस कोर्सेज है ना, उनमें एयरफोर्स की तैयारी के लिए नए प्रैक्टिस सेट कोर्सेज शुरू कर दिए गए हैं, जहाँ पे डेली टॉप लेवल के टीचर्स आपको नए नए जो है प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ताकि आपकी जो है एग्जाम की तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके एयरफोर्स की। तो यदि आप प्लस कोर्सेज का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आप वहाँ से जो है अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन 10 बार से ऊपर आपके एग्जाम में आ चुका होगा। ठीक है, आ चुका होगा नहीं, आ चुका है। आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं ये नहीं कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया है। तो इनमें से जो है निम्न में से किस राज्यों में नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड और ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। तो नंदा देवी पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पे है, उत्तराखंड में, याद कर लीजिएगा। नंदा देवी पर्वत कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में। और जितना भी मैं जब पहाड़ियों वगैरह का जो है डिटेल स्टडी करा रहा था, ठीक है, उस समय मैंने जो है पूरा ये बताया था आपको, हर एक क्वेश्चन करा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है। 10 बार से ऊपर आपके एग्जाम में आ चुका है, ये ऑलमोस्ट हर बार होता ही होता है। तो विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए भाखड़ा नांगल परियोजना, ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर सी टिहरी बांध परियोजना और ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन बांध। तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो वो है आपका हीराकुंड बांध। ठीक है, याद कर लीजिएगा, हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप सभी के लिए है ये क्वेश्चन, ये हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक इस क्वेश्चन से जो है मैं आपके इस पूरे मॉक टेस्ट का जो आपका परफॉर्मेंस है वो मैं जांच लूँगा कि आप कितनी बेहतर किए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ 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 इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है, ताकि मैं जान सकूँ कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो रही है। सिर्फ एक क्वेश्चन आपकी इस पूरे मॉक टेस्ट का परफॉर्मेंस बता देगा, ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको 10 बार से ऊपर पढ़ा भी चुका हूँ और 10 बार से ऊपर आपके एग्जाम में भी आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ये क्वेश्चन कोई नहीं कह सकता कि मैंने नहीं पढ़ाया है, 10 बार से ऊपर ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया। जो लोग मेरी क्लासेस देखते हैं उनको पता होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर बी भाखड़ा नांगल परियोजना, ऑप्शन नंबर सी रिहंदन परियोजना, या फिर ऑप्शन नंबर डी हीराकुंड बांध। तो इसमें से जो सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इंतजार कीजिए, शाम को जो है आपका साइंस का मॉक टेस्ट या फिर इंग्लिश का मॉक टेस्ट आएगा, उसका तब तक इंतजार कीजिए। बाकी जो मैंने जो है अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज के बारे में बात किया था, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं कि उसका सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। और मैं आपको बता दूं कि यदि आप जो है अफोर्ड कर सकते हैं तो अनअकैडमी का प्लस कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें, क्योंकि वहाँ भी हमारी क्लासेस बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं। और बाकी वहाँ पे टॉप लेवल के जो एजुकेटर्स हैं उनकी क्लासेस फिलहाल चल रही हैं, तो आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं।
तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज में पेड प्रैक्टिस सेट कोर्स शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये पेड प्रैक्टिस सेट कोर्स जो है एयरफोर्स और नेवी के लिए शुरू किया गया है। तो जिनका भी एयरफोर्स का एग्जाम नवंबर के फर्स्ट वीक में होने वाला है वो इन पेड सब्सक्रिप्शन कोर्सेज को ले सकते हैं और अनअकैडमी के प्लस कोर्स का फायदा उठा करके अपनी एग्जाम तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। और आपको पता ही है कि यहाँ पे अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज में जो है फिजिक्स के रामस्वरूप ज्ञानी सर जैसे टीचर हैं और साथ में जो है मैथमेटिक्स के आपके मयंक अग्रवाल जैसे टीचर भी मौजूद हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन के जो है कॉस्ट दिए हुए हैं कोर्सेज के सब्सक्रिप्शन के। अगर आप 1 महीने का लेते हैं तो 1600 रुपये पड़ेगा, 3 महीने का लेते हैं तो मात्र 1333 रुपये पर मंथ पड़ेगा, यानी 4000 में जो है आपको टोटल 3 महीने का मिल जाएगा। वहीं बात कर लें 6 महीने का यदि आप लेते हैं तो 1067 रुपये जो है पर मंथ पड़ेगा, जो कि टोटल जो है 6400 के लगभग जो है 6 महीने का आपको मिल जाएगा। और साथ में यदि जो है यहाँ पे हमारा एक कूपन कोड है स्टैंड अप क्लासेस, यदि आप यूज करते हैं तो इन तीनों कोर्सेज में, तीनों क्या ये जो आपके 5 कोर्सेज दिख रहे हैं, 5 कोर्सेज में आपको जो है 10% का जो है छूट मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने जो है सिलेक्ट कर लिया, चलिए 6 महीने का जो है कोई एक जो है सब्सक्रिप्शन कोर्स मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। इसे मैं आपको नेवी और एयरफोर्स और एनडीए तीनों के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जो है इंटर रेफरल कोड यहाँ पे अप्लाई करने के लिए दे रहा है। तो टोटल कास्ट मुझे कितना पड़ रहा है, 6400 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रेफरल कोड यूज कर लेता हूँ। स्टैंड अप क्लासेस मुझे यूज करना है। ये देखिए मैंने स्टैंड अप क्लासेस यूज कर लिया। ठीक है, और जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ आप देख सकते हैं रेफरल कोड अप्लाई हो चुका है और 10% की यहाँ पे मुझे छूट मिल चुकी है। ये सिर्फ 5760 रुपये का ये कोर्स मुझे पड़ेगा। सो जिनका भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है और जो अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं वो यहाँ से जो है इस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज को जो है ले सकते हैं प्रोसीड टू पेमेंट करके। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।